और अब बात करते हैं हम नीट की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जो सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। तीसरा आरोपी शशि कुमार पासवान हजारीबाग से पकड़ा गया। इसे किंगपिन बताया जा रहा है। शशि कुमार पहले गिरफ्तार हुए पंकज उर्फ आदित्य का साथी है। ये सभी हजारीबाग में पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जाम के दिन 5 मई को सुबह मौजूद थे। सीबीआई ने नीट मामले में 3 और अहम गिरफ्तारियां की हैं। सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों कुमार मंगलम बिश्नोई और धीरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो शशि पासवान नाम का शख्स है वो हजारीबाग से पकड़ा गया है। सीबीआई के मुताबिक भरतपुर मेडिकल कॉलेज के दोनों छात्र वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं और ये तीनों आरोपी सॉल्वर गैंग का हिस्सा है। यानी कि जो मॉड्यूल है नीट पेपर लीक मामले में, उसमें जो सॉल्वर गैंग का मॉड्यूल है उसका ये हिस्सा है। और 5 मई को ये सभी हजारीबाग में मौजूद थे। यानी कि जिस दिन पेपर लीक किया गया था उस दिन वहां पर ये मौजूद थे और दोनों आरोपी छात्र वहां पर नीट का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो सीबीआई ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक जो शशि पासवान पकड़ा गया है वो पहले पकड़े गए आरोपी पंकज का काफी क्लोज है, काफी जानता है और वो पेपर लीक करने में उसका हाथ है और इस सिंडिकेट में वो भी एक किंगपिन है। तो इस तरह से नीट मामले में 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके पहले पटना के एम्स के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा सुरभि कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर जो भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र हैं और जो शशि पासवान है उसे गिरफ्तार किया गया है। तो सीबीआई इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अब जांच जो है वो पटना, झारखंड से बिहार से आगे जाकर राजस्थान पहुंच गई है और भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई इस मामले में अपनी तरफ से 15 आरोपी लगभग गिरफ्तार कर चुकी है और वहीं जो बिहार पुलिस है उसने भी 13 आरोपी गिरफ्तार किए थे। तो इस मामले में लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो जारी हैं और सीबीआई एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं वो उनके बारे में जानकारी मिल पाए और जांच के बाद सभी आरोपी पकड़े जाएं, उन पर शिकंजा कसे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एनडीटीवी की पड़ताल भी जारी है। गुजरात के गोधरा का झालाराम इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड के हजारीबाग का ओएसिस पब्लिक स्कूल और हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल, इन 3 सेंटर्स में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। इन तीनों सेंटर्स से मिले डेटा का आकलन एनडीटीवी ने किया। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में 701 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी। यहाँ 700 नंबर से ऊपर किसी भी छात्र के नहीं आए। 7 छात्रों के नंबर 650 से ऊपर हैं जबकि 23 छात्रों के नंबर 600 से ऊपर हैं और 46 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 550 से ऊपर हैं। इसी तरह अगर हम नीट के 6 टॉपर्स देने वाले बहादुरगढ़ के हरदयाल पब्लिक स्कूल का आकलन करें तो यहाँ 494 छात्र परीक्षा में बैठे। इनमें महज 1 छात्र के 682 नंबर हैं जबकि 13 छात्रों के 600 नंबर से ऊपर हैं। गोधरा के झालाराम स्कूल में 1838 छात्र परीक्षा में बैठे। यहाँ किसी भी छात्र के नंबर 700 से ऊपर नहीं है। यहाँ 5 छात्रों के नंबर 650 से ऊपर हैं, 14 छात्रों के 600 से ऊपर नंबर हैं, 31 छात्रों को 550 नंबर से ऊपर मिले हैं। हमने बस आकलन निकाला है। इन आंकड़ों से पेपर लीक के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ये महज नीट के डेटा के आधार पर आकलन है। वहीं नीट रिजल्ट के ताज़ा डेटा में राजस्थान में सीकर के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पूरे देश में राजस्थान के सीकर से रिकॉर्ड तोड़ अंक छात्रों को आए हैं। इसमें से सीकर के 149 छात्र ऐसे हैं जिनके 700 से ज्यादा नंबर आए। 2037 छात्र ऐसे हैं जिनके 650 नंबर से ज्यादा हैं। 4297 छात्र ऐसे हैं जिनको 600 से ज्यादा नंबर आए हैं। 6038 छात्र ऐसे हैं जिनको 550 नंबर से ज्यादा आए हैं और 8225 छात्र ऐसे हैं जिनके 500 से अधिक नंबर आए हैं।
रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू में मौजूद हैं। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने जम्मू पुलिस मुख्यालय में संयुक्त सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। सेना, पैरामिलिट्री, केंद्रीय एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। जनरल द्विवेदी का आर्मी प्रमुख बनने के बाद जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा है। जम्मू कश्मीर में हाल में कई आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। 500 विशेष बल कमांडो और करीब 4000 अतिरिक्त सैनिक भी यहां भेजे गए हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम, जोहार। रांची में बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में अमित शाह ने कहा कि देश में सबसे भ्रष्ट सरकार जेएमएम की है। हेमंत सोरेन जी, लीक कर रख लो। उन्होंने घोटालों की एक लंबी फहरिस्त गिनाते हुए जेएमएम सरकार को घोटालों वाली सरकार करार दिया। मैं आज झारखंड की जनता को बताने आया हूं, अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि छापों में करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद हुए। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद से जमीन और आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। भाइयों बहनों, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। भाजपा के लोग इस बार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों से उत्साहित दिखे। निश्चित तौर पर जब अभिभावक आते हैं मनोबल बढ़ता है। इसी के तहत आज झारखंड के हर बूथ से हमारे साथी आए और अमित शाह के भाषण से आप देख रहे होंगे पूरा पंडाल गूंज रहा था और इस सरकार के प्रति सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी था और आने वाला जो विजय संकल्प जो लिया है लोगों ने, एक आत्मविश्वास बढ़ा है कार्यकर्ताओं में कि अगली बार हम लोग निश्चित तौर पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने शाह की हुंकार को हवा हवाई करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड बीजेपी के लिए अब दूर की कौड़ी है। निश्चित रूप से वो घबराए हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जमीन पे जाने की जरूरत है। कब तक ऐसे लोगों को बुला बुला करके संबोधित करते रहेंगे? जमीनी जो हकीकत है उसको समझने का प्रयास करेंगे तो उनको राजनीतिक रूप से लाभ मिल पाएगा। अमित शाह ने आदिवासी बहुल झारखंड में अपने वायदों का पिटारा खोलते हुए सत्ता का रास्ता तैयार करना चाहा है। पलायन, विस्थापन और रोजी रोजगार जैसी समस्याओं से इतर बीजेपी की चोट सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार पर रही। भ्रष्टाचार से लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ कांग्रेस झामुमो के दोस्ताना रिश्ते भी निशाने पर रहे। लेकिन यहाँ हेमंत के तीर की धार को शाह कितना कुंद कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अमित शाह ने आदिवासी बहुल झारखंड में अपने वायदों का पिटारा खोलते हुए सत्ता का रास्ता तैयार करना चाहा है। पलायन, विस्थापन और रोजी रोजगार जैसी समस्याओं से इतर भाजपा की चोट सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार पे रही। भ्रष्टाचार से लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ कांग्रेस झामुमो के दोस्ताना रिश्ते भी निशाने पे रहा।
लेकिन यहाँ हेमंत के तीर की धार को शाह कितना कुंद कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। रांची से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनडीटीवी से कहा कि प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है। आगे इस दिशा में सकारात्मक परिणाम आएंगे। डिफेंस के क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर को बहुत कुछ मिला है। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने। जबलपुर की जो इन्वेस्टर मीट हो रही है और इसकी सफलता मिली है, इसके लिए आपका संदेश चाहता हूं। देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो अपने औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहती है और हम सब चाहते हैं कि प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की ज़रूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी क्षेत्रीय समिट जो उज्जैन के बाद दूसरी जबलपुर में हुई है, आज बड़े पैमाने पर निवेशक आए हैं और अपना रुझान भी दिखा रहे हैं। सरकार के माध्यम से हम भी उनको सारी बातों से कन्विंस कर रहे हैं कि उनकी कोई कठिनाई आएगी दूर करेंगे। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं और माहौल ऐसा बना है कि सकारात्मक माहौल है जिसका लाभ सब उठाएंगे। सर, डिफेंस के क्षेत्र में आपने एक नई उपलब्धि दी है कि अशोक लेलैंड के साथ जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री का एक एमओयू हुआ है। जबलपुर को तो बहुत सारी सौगातें मिली है। आज ही एक हमारा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर की घोषणा हुई है। इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर बहुत सारे विकास के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के लोग को जोड़ा है। और इस प्रकार से जैसे यहाँ हमारे लिए बड़ी डिफेंस की एक बहुत पुरानी पहचान है जबलपुर से, ऐसे में स्वाभाविक रूप से अशोक लेलैंड के साथ उनका एक बड़ा एमओयू हुआ है और अलग अलग और प्रकार से भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी जो घोषणाएं की थी उनको मूर्त रूप में लाने के लिए अब इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन चल रहा है और यही मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर पर यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जालसाजी, फोर्जरी, डिसेबिलिटी और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पूजा खेडकर पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप है। यूपीएससी की जांच में पता लगा है कि पूजा खेडकर ने जालसाजी कर अपने दस्तावेज बदले और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार परीक्षा दी। पूजा खेडकर ने अपना नाम, माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और घर का पता भी बदला था। पूजा खेडकर भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में न बैठ सके, इसे लेकर भी आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर आरक्षण विरोधी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हालत बेहद गंभीर है। ऐसे में विदेश मंत्रालय और ढाका में भारतीय उच्चायुक्त ने स्थानीय अधिकारियों और बीएसएफ से समन्वय कर 1000 के करीब भारतीय, भूटानी और नेपाली छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाला है और बाकियों से भी संपर्क में है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 2500 से भी ज्यादा घायल हैं। ऐसे में भारत वहां मौजूद अपने नागरिकों, खासकर छात्रों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। बड़ी संख्या में छात्र जमीनी सीमाओं बीनापोल, पेट्रापोल, गेडे दर्शना और अखौरा अगरतला के रास्ते वापस देश आ रहे हैं। कुछ सामान्य उड़ानों के जरिए भी वापस आए हैं। बांग्लादेश में करीब 15,000 भारतीय हैं, जिनमें 5,000 के करीब छात्र हैं। अभी का सिचुएशन तो ठीक नहीं है, तभी हम यहाँ पे आ गए और बाकी स्टूडेंट भी हमारे साथ बहुत सारे, जिनको हम और भी बहुत सारे आ गए। तो बाकी कॉलेज में भी कंडीशन अच्छी नहीं थी और ऊपर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग गए। हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे कोटा मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारा गैदरिंग हो रही है स्टूडेंट्स की, तो हम लोगों को कॉलेज से भी ऑफ मिल गया। कॉलेज वालों ने भी मना किया कि आप कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के उच्चायोग और सहायक उच्चायोग भारतीयों के लौटने में मदद कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर भारतीय सीमा तक सुरक्षित वापसी का इंतजाम हो रहा है। जरूरत के मुताबिक सुरक्षा पहरे का भी इंतजाम किया गया है। नागरिक उड्डयन, इमिग्रेशन, लैंड पोर्ट और बीएसएफ से इसके लिए विदेश मंत्रालय समन्वय कर रहा है। वहां पर अधिकारी करीब 4000 छात्रों के संपर्क में हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। नेपाल और भूटान के छात्रों की भी भारत मदद कर रहा है ताकि वो भारत आ सके।
1971 की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों के परिवारों को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ 3 हफ्ते से चल रहा विरोध सोमवार को हिंसक हो उठा। पहले के फैसले को एक हाईकोर्ट ने बहाल किया, फिर शेख हसीना के एक बयान से गुस्सा और भड़क उठा, जहां उन्होंने विरोध करने वालों को रजाकार या 1971 में पाकिस्तान का साथ देने वाला बता दिया। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন। আর যদি না মানে কিছু করার নাই, আর রাজপথে আন্দোলন করতেই থাকবে, তবে কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারবে না। যতক্ষণ তারা শান্তিপূর্ণভাবে করে যাচ্ছে কেউ কিছু বলছে না, কিন্তু এর বাইরে যখন কিছু করবে, পুলিশের গায়ে হাত দেওয়া বা পুলিশের গাড়ি ভাঙা বা এভাবে আক্রমণ, এগুলি যদি করতে যায় তাহলে তখন তো আইন তার আপন গতিতে চলবে। এখানে আমাদের কোনো কিছু করার নেই, করবে। हालांकि शेख हसीना ने हिंसा की न्यायिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्टेट टेलीविजन के मुख्यालय में आग लगा दी। बांग्लादेश में फिलहाल कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है, लेकिन हालात देखते हुए विरोध शेख हसीना का ज्यादा होने लगा है और ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में हरियाली बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज पूरे यूपी में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के अकबरनगर से विशेष पौधारोपण अभियान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां पौधे रोपे गए हैं वहां जियो टैगिंग की भी की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम जन अभियान को ही आगे बढ़ाते हुए यूपी में इतने पेड़ लगाए गए हैं। अब तक 36 करोड़ वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन एक दिन में ही लगाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। एक पेड़ मां के नाम, इस आह्वान पर लगभग हर मातृशक्ति के नाम पर 3-3 पेड़ लगने जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश लगा रहा है और इन सभी को उत्तर प्रदेश की मातृशक्तियों को समर्पित करते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या बजट से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। इसमें आपके जवाब आए हैं, जिसमें 28% लोग कह रहे हैं कि हाँ गठन होना चाहिए, जबकि 72% लोग कह रहे हैं कि गठन नहीं होना चाहिए। तो इंडिया एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं स्पॉटलाइट।